Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 9 का विषय गणित अभ्यास 1 संख्या पद्धति का अधिक नंबर सिस्टम का भाग 5 देखेंगे। इसके पहले आपको 4 भाग का वीडियो बनाया गया है और कल के चौथे भाग में आपको प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। आज के भाग में उसी प्रश्नावली से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया है, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु की संगत एक वास्तविक संख्या होती है। पहला जो आपको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। तो आप ये जानते हैं कि संख्या रेखा जो होता है, जो संख्या रेखा पर हम जो भी बिंदु को रिप्रेजेंट करते हैं वह दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो यहाँ पे जो वास्तविक संख्या की बात की जा रही है, तो जो वास्तविक जो संख्या होता है, आपको बताया गया कि सभी संख्याओं के संख्या पद्धति के अंतर्गत जितनी भी संख्याएं आती हैं सबको मिला के लिखी जाने वाली जो संख्या होती है क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर लिखी जाने वाली जो संख्या होती है वास्तविक संख्या होती है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये जो कथन आपका है वो क्या है, सत्य है। ठीक है ना, ये कथन क्या है आपका, सत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। ठीक है ना, वही तो आपका वास्तविक संख्या होगा। सब दोनों जब होंगे तो वास्तविक संख्या होंगे। दूसरा जो है, परिमेय संख्या अनगिनत है परंतु अपरिमेय संख्याएं परिमित हैं। ये कथन जो है आपका असत्य है, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमित होती हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। चलिए तीसरा है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय होती है। ये भी कथन आपका क्या है, असत्य है। ये भी कथन क्या है आपका, असत्य है, क्योंकि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कड़ी में 8 है, कड़ी में 2 है। ठीक है ना, ये दोनों जो हैं अपरिमेय संख्या है और इनको गुणा करेंगे तो 16 होगा और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसलिए कह सकते हैं ये कथन क्या है आपका, असत्य है। समझ में आ गया आपको कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय होती है, जी नहीं। ठीक है ना, क्या होता है, परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी होता है, दोनों होता है। इसलिए कथन क्या है आपका, असत्य है। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये पहला प्रश्न आप सभी लोगों को समझ में आ गया। पहले प्रश्न में सत्य और असत्य को बताना था। दूसरा जो प्रश्न है, ऐसी दो अपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल एक परिमेय संख्या हो। यहाँ पे अपरिमेय होगा, परिमेय लिखा गया था, सॉरी। ऐसी दो अपरिमेय संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल, ऐसी अपरिमेय संख्याएं लिखना है, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या हो। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम लोग लिख के बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है, इसको जब आपस में गुणा करेंगे तो कड़ी में क्या आएगा, 6 आएगा। यह
दो अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 2 भी अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 भी अपरिमेय संख्या है। जब इनको आपस में गुणा किया गया तो इनका जो गुणनफल जो आया वह अपरिमेय संख्या हो गया। अब इसके पहले जो प्रश्न दिया गया था कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या भी होता है और परिमेय संख्या भी होता है। तो इसी प्रकार इसमें आपको बताना है इस प्रश्न में कि ऐसी अपरिमेय संख्या आपको लिखना है जिनका गुणनफल क्या हो, अपरिमेय संख्या हो। तो हमने यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या लिखा और जब इनका हमने गुणनफल किया तो जो हमको गुणनफल मिला वो भी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब जैसे हमने एक और लिखा अपरिमेय संख्या, कड़ी में 18 लिखा और कड़ी में 2 लिखा, ये दोनों क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। और जब इनको आपस में गुणा किया गया तो 18 दूना 36 यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ से आपको एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या भी होगा और परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के द्वारा इसको आपको समझाया गया, ठीक है। अब इसके बाद से अगला जो प्रश्न है, कड़ी में 7 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं किस प्रकार इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। को कड़ी में 7 को रिप्रेजेंट करना है संख्या रेखा पर, तो कड़ी में 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको कड़ी में 5 को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, कड़ी में 6 को दिखाएंगे, तब जाके आपको कड़ी में 7 को दिखाएंगे। तो कल के वीडियो में आपको बताया गया था चौथे भाग में कि कड़ी में 5 को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, कड़ी में 2 को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, कड़ी में 3 को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। उसी से संबंधित ये भी आपका प्रश्न है, कड़ी में 7 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो कड़ी में 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम कड़ी में 5 को दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या रेखा खींच लेते हैं। ये आपका संख्या रेखा हो गया और इस पर हम 1-1 सेंटीमीटर का चिन्हित कर लेते हैं। यह 0 हो गया, यह 1 सेंटीमीटर, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पे ये जो आपका लिखा गया है, ये जो संख्या रेखा आपने खींचा, यह आपका क्या है, 0 है, यह 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, ठीक है ना। अब इसके बाद से इसको हम O बिंदु मान लेंगे, इसको, ठीक। कड़ी में 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस पर 2 सेंटीमीटर लेंगे और 1 इकाई लंब, ठीक है ना। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 2 सेंटीमीटर है, इसको आप A मान लेंगे, ठीक है ना। और A पर आप 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है ना। A पर कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो इसके लिए आपको चाँदा के माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और चाँदा के माध्यम से आप इस पे 90 अंश का कोण बना लेंगे, ठीक है। और इसके बाद से इसमें आपको 1 सेंटीमीटर का दूरी ले लेना है प्रकार में, ये 1 सेंटीमीटर का दूरी है। और A को केंद्र मान के क्या करेंगे, जो ये लंब खींचा गया है इस पर एक चाप लगाएंगे जो बिंदु B पे काटेगा। B को O से क्या करेंगे, मिला देंगे, B को O से मिला देंगे। ये जो टोटल जो दूरी है वह 2 सेंटीमीटर है और ये जो है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक समकोण त्रिभुज मिलता है, समकोण त्रिभुज OAB पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये देखेंगे OB बराबर होता है √OA² प्लस
AB², OB का मान कितना है 2 है और AB का मान कितना है 1 है। 2 दूना 4 प्लस 1 कड़ी में 5। तो ये जो है कड़ी में 5 को रिप्रेजेंट कर गया, यानी ये जो कड़ी OB जो होगा वो कड़ी में 5 हो गया। ठीक है ना। तो हम चाहें तो संख्या रेखा पर इसको कड़ी में 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमको क्या करना होगा, OB का दूरी लेके चाप लगा देना है। ठीक है ना। तो वह संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। चूँकि हमको कड़ी में 7 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, तो हम अब इसके बाद से कड़ी में 6 को दिखाएंगे। कड़ी में 6 को दिखाने के लिए क्या करेंगे कि B को केंद्र B पे, ये जो B है OB ये जो है OB के सापेक्ष B पर हम एक लंब खींचेंगे इस प्रकार। और आप जो ये लंब खींचेंगे चाँदा का प्रयोग करिए, चाँदा का प्रयोग करके या प्रकार का प्रयोग करके आप खींचिए। ठीक है। पुनः B को केंद्र मानकर हमें 1 सेंटीमीटर का दूरी लेके यहाँ पे चाप लगा लेंगे जो क्रमशः C बिंदु पे काटेगा। ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है आपको। और O को C से क्या करेंगे, मिला देंगे। O को C से मिला देंगे। O को C से मिला दिए। तो यहाँ से आप देखें समकोण त्रिभुज OBC, ये आपका C है, यही 1 सेंटीमीटर है। यहाँ से समकोण त्रिभुज आपका OBC है, तो OC का मान निकालेंगे, ये जो कोण है इसका, तो √OB² प्लस BC²। OB का मान कितना है, कड़ी में 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे। BC का मान 1 है, तो ये 5 प्लस 1 कड़ी में 6। देखिए ये जो है कड़ी में 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, OC। ठीक है। अब इसके बाद से पुनः हमको कड़ी में 7 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे अब C पर, OC के सापेक्ष C पर हम लंब खींचेंगे C बिंदु से। ठीक है। और पुनः हम 1 सेंटीमीटर का दूरी ले लेंगे और लंब में 1 इकाई लंब काटेंगे। तो यह 1 इकाई लंब हमने काट लिया जो क्रमशः D बिंदु पे काट रहा है। और D को हम क्या करेंगे, O से मिला देंगे। D को हम O से मिला दिए। अब पुनः यहाँ पे ये देखते हैं, ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से पुनः देखेंगे समकोण त्रिभुज OCD, ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ से आपका OD बराबर आएगा OC² प्लस CD²। OC का मान कितना है, कड़ी में 6 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो कड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा, 1 कड़ी में 7। तो ये देखिए कड़ी में 7 आपका आ गया। अब इसके बाद से आपको क्या करना है कि कड़ी में 7 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, OD दूरी ले लेंगे प्रकार में। ये जो OD दूरी है इसको ले लेंगे। ठीक है ना। ये जो दूरी आपका है OD है, OD दूरी लेंगे और O को केंद्र मानेंगे। ठीक है। और OD दूरी लेके एक हम ऐसे चाप लगाएंगे। ठीक है। जो संख्या रेखा पर एक यम बिंदु पे काटेगा। यहाँ पे देखिए यम बिंदु पे काट रहा है, यही जो यम बिंदु है, ठीक है ना, वह कड़ी में 7 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने कड़ी में 7 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करके आपको बता दिया। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। इस कड़ी में 7 को एक बार अपने रफ कॉपी पर करने का प्रयास करिए। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को ज्ञात करना है। कैसे हम ज्ञात करेंगे,
तो इसके पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि दो अगर परमेय संख्या दिया गया है तो उनके बीच हम आप एक अपरमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दो विधि से आपको बताया गया था, एक संख्या रेखा पर बताया गया था और एक फार्मूले के आधारित आपको बताया गया था। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पर देख लेते हैं हम कैसे इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे और 2 और 3 लिख लेंगे, जो भी इनके बीच आपको ज्ञात करना होता है। और जितना ज्ञात करना होता है उसे एक अधिक करके अंश और हर में हम गुणा कर लेंगे। चूँकि हमको ये ज्ञात करना है तो एक अधिक यानी 2 से अंश और हर में गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4/2 हो जाएगा। इधर भी हम गुणा कर लेंगे 3 में, चूँकि यह भिन्न के रूप में नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं इसके नीचे क्या है 1 है। तो अंश और हर में 2 से गुणा कर लेंगे, 3 दूना 6/2 हो जाएगा। अब 4/2 हो गया और 6/2 हो गया तो इसके बीच जो आएगा 5/2 आएगा। तो ये एक परमेय संख्या आपको मिल जाता है। फार्मूले का प्रयोग करना होगा तो Q बराबर होता है 1/2 A + B होता है। तो Q बराबर 1/2, A का मान 2 और B का मान 3 है। 2 और 3 5 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो इस फार्मूले पर आधारित आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब 2 और 3 के बीच में एक अपरमेय संख्या को भी लिखना है। तो अपरमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं कि जिन संख्याओं का दशमलव निरूपण अनुवंशानी तथा अनावर्ती होता है, ठीक है ना, वही परमेय संख्या कहलाता है। यानी इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। तो चूँकि हमको 2 और 3 के बीच में एक अपरमेय संख्या बताना है तो 2.1 0 1 0 1 0 1 4 0 इस रूप में लिख सकते हैं। यह क्या है आपका एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। और जो इसमें आपको प्रॉब्लम होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और अभ्यास के प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें अधिक से अधिक। थैंक यू।